ब्रेकिंग न्यूज में बड़ी खबर सामने आ रही है। बिहार में वोटर लिस्ट रिवीजन को लेकर तहलका मचा हुआ है और सुप्रीम कोर्ट ने जो है बिहार में जो एसआईआर जो है उस पर रोक लगाने से इनकार कर दिया है। जो प्रक्रिया है वो आगे भी जारी रहेगी। इस मामले पर महागठबंधन के सपनों में पानी फिर गया है। इस मामले पर तमाम जानकारियों के लिए मेरे साथ मेरे सहयोगी नवेंदु जी हैं। आखिर क्या चल रहा है बिहार में? अब सुप्रीम कोर्ट ने भी इस मामले पर रोक लगाने से मना कर दिया है, क्या कुछ हो रहा है? देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने साफ साफ कह दिया है कि ये जो प्रक्रिया है ये जारी रहेगी। सुप्रीम कोर्ट ने कुछ सवाल पूछे, लेकिन उन्होंने जो चुनाव आयोग की पूरी प्रक्रिया है वोटर लिस्ट को रिवीजन करने की, उस पर रोक लगाने से इनकार कर दिया है। हालांकि अगली जो सुनवाई है वो 28 जुलाई के लिए तय कर दी गई है, लेकिन उससे पहले ही वोटर लिस्ट रिवीजन की प्रक्रिया लगभग पूरी कर ली जाएगी। सुप्रीम कोर्ट का सिर्फ यही कहना था कि आपने अभी तक इसमें आधार कार्ड और राशन कार्ड को क्यों नहीं जोड़ा है। तो उन्होंने बताया कि हमारे पास कई और भी डॉक्यूमेंट्स है जो हम लोगों से मांग रहे हैं। हमने कहा है कि जो लोग 2003 से पहले जिनका नाम दर्ज है वोटर लिस्ट में, हम उनसे कोई डॉक्यूमेंट नहीं मांग रहे हैं। वो सिर्फ फॉर्म भरेंगे और उनके जो बच्चे हैं वो अपने माता पिता के दस्तावेजों को दे देंगे, तो फिर उनको भी दिक्कत नहीं होगी। आने वाले समय में जो नए लोग हैं जिनका नाम वोटर लिस्ट में जोड़ा जा रहा है, उन्हें जन्म प्रमाण पत्र देने होंगे, जन्म तिथि बतानी होगी, या उनके पास और भी जो कुल मिलाकर 11 कागजात का नाम वहां पर जिक्र किया गया है, और इसे लेकर वो वोटर लिस्ट में उनका नाम शामिल हो सकता है। तो बार बार ये सवाल पूछा गया कि आधार कार्ड को इसमें क्यों नहीं जोड़ा गया। तो इधर से कहना हुआ कि आधार कार्ड जो है वो किसी भी व्यक्ति की पहचान हो सकता है, वो नागरिकता का प्रमाण नहीं है। तो सुप्रीम कोर्ट ने इस पर कई बार सवाल पूछे कि आखिरकार ये न्याय क्यों नहीं पहचान इसे माना जाए। तो कहना था कि जो वकील थे इधर के, उनका कहना था कि यह प्रक्रिया जो है चुनाव आयोग अपने तरीके से कर रहा है, संविधान के तहत कर रहा है, 324A के तहत, और पूरी निष्पक्षता से कर रहा है। इनमें जो भी भारत के वोटर हैं उनको तमाम सुविधाएं मिलेगी, उनका नाम नहीं कटेगा, और जो अवैध रूप से जिन्होंने अपने वोटर आईडी कार्ड बनवाए हैं, सिर्फ उन लोगों को इससे ज्यादा दिक्कत है। यानी महागठबंधन जो पिछले कुछ दिनों से लोगों को गुमराह कर रहा था, बिहार में जो बवाल मचा रहा था, महागठबंधन को झटका लग गया है बहुत बड़ा। क्योंकि तेजस्वी यादव और राहुल गांधी, ये दो नेता ऐसे हैं जिन्होंने पटना में 2 दिन पहले सड़कों पर कोहराम मचाया था और कुछ इस कदर लोगों को गुमराह करने की कोशिश की थी कि देश भर में जो है वो मुसलमानों के खिलाफ बड़ा एक्शन हो रहा है, अल्पसंख्यक जो है वो खतरे में आ गए हैं, और बीजेपी और आरएसएस मिलकर जो है वो मुसलमानों को भारत से निकालने की षड्यंत्र रच रही है। जबकि ऐसा कुछ भी सामने नहीं आया है। चुनाव आयोग जो प्रक्रिया कर रहा है वो कोई पहली बार नहीं हुआ है, कई बार इससे पहले भी हो चुके हैं। 2003 में आखिरी बार किया गया था, उसके बाद फिर से ये फैसला लिया गया, क्योंकि चुनाव आयोग का मानना है कि कई लोग ऐसे हैं जिनका भारत से लेना देना नहीं है, वो अवैध घुसपैठिए हैं, बांग्लादेशी रोहिंग्या हैं, म्यांमार से आए हुए लोग हैं, उनका नाम भी वोटर लिस्ट में है। कई जगह पर कुछ जो आंकड़े आए वो चौंकाने वाले थे। जहां 100% मुसलमानों की आबादी है, वहां 120 से 25% आधार कार्ड पाए गए। तो आधार कार्ड से ये तय नहीं हो पाएगा कि कौन भारत के नागरिक हैं या नहीं, क्योंकि बड़े पैमाने पर फर्जी आधार कार्ड बनवाए गए। ऐसे में सुप्रीम कोर्ट का यह फैसला बहुत इंपॉर्टेंट है, और अगली सुनवाई जो 28 तारीख को निर्धारित की गई है, उससे पहले ही चुनाव आयोग की प्रक्रिया लगभग पूरी हो जाएगी। क्योंकि अब तक 5 करोड़ के आसपास लोगों ने फॉर्म जमा कर दिए हैं, और चुनाव आयोग का कहना है कि बड़ी तेजी से पूरी कार्रवाई चल रही है। जो भी लोग हैं अपने सारे दस्तावेज जमा कर रहे हैं, और लोगों को इसमें छूट भी दी गई है। तो ऐसे में प्रक्रिया में बहुत तेजी है, और जितने 1 लाख से ज्यादा बीएलओ चुनाव आयोग की ओर से लगाए गए हैं, जबकि 1.5 लाख से ज्यादा बीएलओ जो हैं वो पॉलिटिकल पार्टीज के हैं, जिसमें 60 से 70 हजार बीजेपी के हैं, 50 से 60 हजार आरजेडी के हैं, और 40 से 50 हजार जेडीयू के बीएलओ हैं। तो इसमें कहीं भी किसी प्रकार जो घोटाले का आरोप लगा रही है महागठबंधन की पार्टियां, इसमें कहीं कोई सच्चाई नहीं है। जब वहां पर बीएलओ हैं, आपने देखा होगा चुनाव में जैसे पोलिंग एजेंट रहते हैं जहां पे चुनाव वोट डाला जाता है, उसी तरह बीएलओ यहां पर हैं, और सरकारी से ज्यादा बीएलओ पार्टी के हैं। तो ऐसे में कोई भी गड़बड़ी की कोई गुंजाइश नहीं बचती है। तो महागठबंधन के जो आरोप हैं वो पूरी तरह से बेबुनियाद हैं, और महागठबंधन को एक बड़ा झटका लगा है। और अभी तो बिहार चुनाव है, आने वाले समय में ये बंगाल में देखने को मिलेगा, फिर धीरे धीरे पूरे देश में। क्योंकि एनआरसी जो है वो सीधे तौर पर अगर लागू किया जाएगा तो ये लोग जिस तरह से भी माहौल बना रहे हैं, आपको याद होगा कैसे सीएए में इन्होंने वर्षों तक प्रदर्शन किए थे, और पीएम मोदी की भारत सरकार की छवि खराब करने की कोशिश की थी। कई मुस्लिम देशों से टिप्पणियां सामने आई थी कि भारत में जो है मुसलमान खतरे में है। लेकिन जो देश के मुसलमान हैं उनको इससे बिल्कुल भी नहीं डरना चाहिए। जिनके पास लीगल डॉक्यूमेंट्स हैं, जो भारत में रह रहे हैं, उनके पास तो कागज जरूर होंगे।
कयास ये भी लगाया जा रहा है कि अगली सुनवाई तक जो है सारी चीजें हो ये प्रोसेस जो है वो पूरा हो गया होगा, तो इससे तो महागठबंधन के सपनों में पानी फिर जाएगा। वैसे भी महागठबंधन जो है इस मामले के खिलाफ बार बार अपनी वो विरोध प्रदर्शन जो है दिखाती जा रही है। चक्का जाम भी जो पिछली बार का है वो भी फेल ही होता नजर आया, तो क्या कुछ हो रहा है ये? नहीं, महागठबंधन इसलिए परेशान है क्योंकि सीमांचल के इलाके में बड़े पैमाने पर घुसपैठिए आए हुए हैं, चाहे बात अररिया की हो, किशनगंज की हो, पूर्णिया कटिहार की हो। और जो इलीगल वोटर बने हुए हैं वो लोग तो सारे वोटर हैं महागठबंधन के, इसलिए इनके पेट में दर्द हो रहा है, क्योंकि अगर उनका नाम कट जाता है तो फिर इनके जो वोटर हैं उसकी संख्या कम हो जाएगी और इसका सीधा असर चुनाव में देखने को मिल सकता है। उधर दूसरी ओर ओवैसी भी हैं, वो भी बेचैन है, इस वजह से वो जो है महागठबंधन के साथ आना चाहते हैं। जब महागठबंधन के नेताओं ने उनको भाव नहीं दिया तो अब कह रहे हैं कि हम थर्ड फ्रंट बताएंगे। तो ऐसे में ये बेचैनी बता रही है कि ओवैसी तो परेशान है ही, महागठबंधन भी पूरी तरह से परेशान है। और जैसे जैसे चुनाव आयोग की प्रक्रिया पूरी होगी, आने वाले समय में इन तमाम सियासी दलों को बड़ा झटका लगने वाला है। ये खुद को मुसलमानों के मसीहा बताते हैं, अपने आप को खुलकर मुस्लिम सियासत करते हैं, तो इनको इसलिए डर है, मुस्लिम वोट खिसकने का डर है। और वो भी मुस्लिम वोट कौन सा, जो अवैध मुस्लिम वोटर है। ये आरोप लगाते हैं कि महाराष्ट्र और हरियाणा में बड़े पैमाने पर बीजेपी ने धांधली की है, आरएसएस ने धांधली की है, लेकिन ये फैक्ट को लेकर सामने नहीं आते हैं। हरियाणा में बीजेपी और कांग्रेस के वोट शेयर की बात की जाए तो दोनों पार्टियों में 1% से भी कम का अंतर था। महाराष्ट्र में भी जो महाविकास अघाड़ी है उनको 30% से ज्यादा वोट मिले। तो ऐसे में इनके सारे आरोप जो हैं वो बेबुनियाद हैं पूरी तरीके से। इनको चुनाव में हार का डर सता रहा है। इन्हें लग रहा है कि बिहार में पिछली बार महागठबंधन और एनडीए के बीच जो वोटों का फर्क था वो केवल 11,000 का था। तो आप सोचिए, अगर कई हजार लोगों के नाम कट जाएंगे और इस बार चुनाव जो है वो कांटे की टक्कर बताया जा रहा है कि इस बार चुनाव होने वाला है। ऐसे में इनको डर है कि अगर अवैध घुसपैठियों के नाम काटे जाएंगे, जो फर्जी आईडी कार्ड बनाकर भारत में वोट दे रहे हैं, भारत के नागरिक बने हैं, तो इनकी सियासी जमीन खिसक जाएगी और चुनाव में इसका सीधा असर पड़ेगा। तो ये सत्ता से फिर 5 साल के लिए बेदखल हो जाएंगे, इसलिए इनकी बेचैनी देखने को मिलती है पूरी तरह से। महागठबंधन में पहले ही कलह देखने को मिल रही है और यहाँ तक कि विरोध प्रदर्शन जब चुनाव की इस प्रोसेस को लेकर हो रहा था, वोटर लिस्ट के इस प्रोसेस को लेकर हो रहा था, उसमें भी उनके बीच में कलह देखने को मिली है। जिस तरीके से कन्हैया कुमार को बाहर कर दिया गया था और राहुल गांधी से मिलने नहीं दिया था, तो क्या हो रहा है, या महागठबंधन के भीतर इतनी कलह क्यों मची हुई है? इसका तो एक ही कारण है कि कन्हैया कुमार को बाहर करने के पीछे लालू यादव की नसीहत बताई जाती है। कन्हैया कुमार उनको पसंद नहीं है, तेजस्वी को पसंद नहीं है, इसलिए उनको वहां से हटाया गया। लेकिन अब आप देख लीजिए कि कन्हैया कुमार के समर्थन में काफी युवा सामने आ गए हैं। उनका कहना है कि ये सिर्फ कन्हैया का अपमान नहीं है, ये कांग्रेस पार्टी का अपमान है, ये राहुल गांधी का अपमान है और एक युवा नेता का अपमान है जो अपनी बात को खुलकर रखते हैं। उनके साथ इस तरह से की गई चीजें वो बहुत गलत थी। और सिर्फ कन्हैया के साथ ऐसा नहीं हुआ है, पप्पू यादव की भी बात कर लीजिए। वो राहुल गांधी का खुद को राइट हैंड कई बार बता चुके हैं। वो कहते हैं कि मेरे नेता राहुल गांधी हैं, मैं उनकी विचारधारा से पूरी तरह सहमत रहता हूं, कांग्रेस के साथ जीना मरना अपना बता देते हैं। लेकिन उसी पप्पू यादव को भी मंच पर नहीं चढ़ने दिया गया। तो एक और कन्हैया कुमार के साथ उनकी पूरी तरह से बेइज्जती कर दी गई, दूसरी ओर पप्पू यादव के साथ। तो ये बताता है कि महागठबंधन में भी सब कुछ ठीक नहीं है। और सीट शेयरिंग पर तो अभी तक कोई बात सामने नहीं आई है। पहले खबर आई थी कि आरजेडी जो है करीब 150 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। अब जो खबर आ रही है उसके मुताबिक आरजेडी 135 सीटों पर चुनाव लड़ सकती है। तो धीरे धीरे वो आंकड़ा भी है वो कम होता जा रहा है। और इस बार जो है उसमें बहुत सारी पार्टियां हैं। वीआईपी मुकेश सहनी की पार्टी, पशुपति पारस की एंट्री की बात हो रही है। और कहा जा रहा है कि कांग्रेस को इस बार आरजेडी ज्यादा सीट देने के मूड में नहीं है। कांग्रेस सोच रही थी कि उसे पिछले बार की तरह आरजेडी 70 सीटें दे देगी, लेकिन आरजेडी का साफ साफ मानना है कि इस बार जो है वो 70 सीटें नहीं मिलेंगी। आप सोशल मीडिया देखेंगे तो आरजेडी के समर्थक बार बार इस बात को दोहराते हैं कि आरजेडी को ज्यादा से ज्यादा सीटों पर चुनाव लड़ना चाहिए। और सबसे बड़ी बात कि मुकेश सहनी खुद को डिप्टी सीएम का उम्मीदवार बता देते हैं, लेकिन कांग्रेस की ओर से कोई नेता इतनी हिम्मत नहीं करता है। जो बता रहा है कि महागठबंधन में डोमिनेशन की स्थिति में सिर्फ लालू प्रसाद यादव हैं, कांग्रेस की कुछ भी नहीं चल रही है। और प्रशांत किशोर के जो दावे हैं बार बार, वो जो कहते हैं कि कांग्रेस जो है वो आरजेडी की पिछलग्गू पार्टी बनी हुई है, वही देखने को मिल रहा है। कन्हैया के साथ जो अपमान हुआ इसे आप जोड़कर देख सकते हैं। तो महागठबंधन की राह जो है वो चुनाव से पहले बहुत ज्यादा मुश्किल होती जा रही है। और ये वोटर लिस्ट रिवीजन की जो प्रक्रिया है ये आने वाले समय में महागठबंधन के लिए और घातक हो सकती है। और इसका बड़ा नुकसान आरजेडी को भी उठाना पड़ेगा, कांग्रेस को भी उठाना पड़ेगा
और इसका फायदा जो है वो एनडीए को मिल सकता है। जी, महागठबंधन की बात हो रही है तो बात तेज प्रताप की भी कर लेते हैं, क्योंकि वो काफी ज्यादा सुर्खियों में बने रहते हैं। अपने ही परिवार के खिलाफ जो मोर्चा खोले बैठे हैं, उसको लेकर क्या कहेंगे? हाँ, अब तो तेज प्रताप ने नई पार्टी बनाने का एक तरह से संदेश भी दे दिया है। वो जिस तरह से महुआ विधानसभा क्षेत्र पहुंचे, अपनी गाड़ी में एक नया झंडा उन्होंने लगाया, तो आरजेडी में तो खलबली मच गई है और पूरे महागठबंधन में हड़कंप मचा हुआ है। अब सवाल उठने लगा है कि तेज प्रताप क्या नई पार्टी बना देंगे, क्या तेज प्रताप बीजेपी में शामिल होंगे, एनडीए में शामिल होने की चर्चाएं उनकी तेज होने लगी है। हो सकता है बीजेपी में ना हो, जेडीयू में हो जाए। तो कई तरह की बातें सामने आ रही है, लेकिन तेज प्रताप ने साफ साफ कह दिया है कि वो जो है किसी के वश में नहीं है, वो अपने हिसाब से फैसले लेंगे, वो किसी के दबाव में नहीं जीते हैं और चुनाव को देखते हुए उन्हें जो लगेगा, जनता जो बताएगी, यानी जनता के कहने पर वो फैसले लेंगे। तो ये एक प्रकार से तेजस्वी यादव और लालू यादव को सीधी चुनौती थी, क्योंकि बार बार ये खबर आ रही थी कि तेज प्रताप यादव जो है उनकी वापसी आरजेडी में हो सकती है, लेकिन अभी तक ऐसा देखने को नहीं मिला। तो आरजेडी के जितने भी समर्थक हैं या तेज प्रताप यादव के जो खास समर्थक हैं, वो सवाल उठा रहे हैं कि तेजस्वी यादव के साथ अगर तेज प्रताप यादव भी आ जाते तो पार्टी की ताकत और बढ़ जाती। लेकिन लालू यादव जो है वो तेज प्रताप यादव को पार्टी में या परिवार में वापसी कराने के पक्ष में नहीं है। ऐसे में तेज प्रताप यादव लगातार सोशल मीडिया पर एक्टिव हैं और हर दिन कुछ न कुछ ऐसा पोस्ट कर रहे हैं जिससे ये पता चल रहा है कि परिवार में ऑल इज वेल बिल्कुल भी नहीं है। तेज प्रताप यादव बहुत ज्यादा छटपटा रहे हैं क्योंकि उन्हें चुनाव लड़ना है। पार्टी की ओर से कोई संदेश नहीं मिला है, परिवार की ओर से कोई संदेश नहीं मिला है, इसलिए उन्हें लग रहा है कि अगर वो थोड़ा पहले क्लियर कर देंगे तो उनको वक्त मिलेगा, अपनी विधानसभा में जाकर देखेंगे, माहौल समझेंगे। क्योंकि 2015 में उन्होंने महुआ से चुनाव लड़ा था, लेकिन 2020 में वो हसनपुर आ गए और इस बार उनके जो तेवर है, उनके जो अंदाज है, उससे यही समझ में आ रहा है कि वो चाहते हैं कि वो खुद महुआ से चुनाव लड़ें। अब देखना ये होगा कि क्या तेज प्रताप यादव की जो वो इस तरह से आक्रामक तेवर दिखा रहे हैं उसके बाद उनकी वापसी होती है आरजेडी में, या फिर वो कोई बड़ा फैसला लेते हैं, क्या वो पार्टी से अलग हो जाएंगे, ये आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन बहुत जल्द इस पर भी खबरें सामने आ जाएंगी। जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका इन तमाम जानकारियों के लिए। तो बिहार में वोटर लिस्ट रिवीजन को लेकर महागठबंधन जो विरोध प्रदर्शन कर रही थी, उसमें सुप्रीम कोर्ट की अगली याचिका में भी ये साबित हो जाएगा कि ये रोक लगने वाली है और इस मामले पर रोक लगा दी गई है। महागठबंधन खुद ही आंतरिक कलह का शिकार हुई बैठी है और देखना ये होगा कि आंतरिक कलह कब सुलझती है और बिहार वोटर लिस्ट रिवीजन को लेकर अब सुप्रीम कोर्ट अगली सुनवाई में क्या कार्रवाई करता है, इस पर हमारी नजरें जो है बनी रहेगी। ब्रेकिंग न्यूज में फिलहाल इतना ही। कैमरा पर्सन राजकुमार के साथ मैं शिवानी रतूड़ी, कैपिटल टीवी बिहार।